आज महात्मा गांधी, नेहरू सहित तमाम उन नेताओं की फाइल खुल गई जिसे देश से छिपाया गया। आप सभी से अनुरोध है कि इस पूरे संतुलित वीडियो को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें कि आखिर कैसे गांधी ने और नेहरू ने इस देश को बंटवारे के आग में झोंक दिया। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि ऐसी वीडियो को खूब प्रोत्साहित करें, क्योंकि यह केवल हमारे चैनल के लिए नहीं है, बल्कि आपको किसी अन्य चैनल पर भी इस तरह की वीडियो देखने को मिलती है तो उसे अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें। और हम आपसे वादा करते हैं कि हमने इस वीडियो में 1% भी झूठ का सहारा नहीं लिया है और ना हम कभी लेते हैं। चलिए आज आपको बताते हैं कि दरअसल भारत की आजादी और पाकिस्तान यानी देश के बंटवारे में किसका कितना योगदान रहा। ध्यान रखिएगा, हम शब्दों की मर्यादा जरूर रखेंगे, क्योंकि हमारे देश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बनाया गया। आप समझ सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम पर कोई भी केस ना कर सके, इसके लिए हमें मर्यादित रहना जरूरी है और हम अपनी मर्यादा में सब कुछ कह लेंगे, क्योंकि इस देश में बोलने की आजादी तो सबको है और कई लोग तो गांधी के खिलाफ खुले में बोलते हैं। लेकिन हम एक YouTube चैनल, खासकर देश का नेशनल खबरों को सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो इसे आप विश्लेषण के रूप में अपने हिसाब से तय करें और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि हमने क्या सही। दोस्तों, नीचे हमारा नंबर चल रहा है 9717458653। इस पर हमें कम से कम 50 रुपए की धनराशि देकर प्रोत्साहित करें। अब ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। भारत की आजादी की यात्रा संघर्ष, बलिदान और राजनीतिक निर्णयों से भरी हुई थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई महत्वपूर्ण नेताओं की भूमिका रही, लेकिन महात्मा गांधी की अहिंसक नीतियां, जिन्ना की अलगाववादी सोच, नेहरू की कूटनीति और सरदार पटेल की दूरदर्शिता ने इसे पूरी प्रक्रिया को आकार दिया। और नेहरू की नीतियों ने, खासकर महात्मा गांधी की नीतियों ने देश में बंटवारा करने की नींव रख दी। दोस्तों, महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य आधार बनाया। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उन्होंने भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1920 के असहयोग आंदोलन, 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को कमजोर करने का कार्य किया। लेकिन ये एक तरफा सच है। हम आपको दूसरा सच भी बता देते हैं, जो बहुत से टेलीविजन इसे बताने में कतराते हैं। दोस्तों, गांधी की नीतियां बहुत बार व्यवहारिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा कमजोर मानी गईं। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को अचानक बंद करना पड़ा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की विफलता और मुस्लिम लीग की मांगों के प्रति नरम रुख और उनके कुछ विवादास्पद निर्णय थे,
जी हाँ, महात्मा गांधी के ये सब विवादास्पद निर्णय थे। गांधी ने कई बार कांग्रेस को मुस्लिम लीग के प्रति उतार बनाने का आग्रह किया, जिससे जिन्ना की मांगे और मजबूत हो गईं। यानी कि आप साफ और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि देश के बंटवारे में महात्मा गांधी का एक अहम योगदान रहा, क्योंकि महात्मा गांधी ही वो शख्स थे जिन्होंने कांग्रेस को मुस्लिम लीग के प्रति उदार बनाया और मजबूत करना जिसे था उसे नहीं किया, बल्कि जिन्ना की जो मांग थी उसको मजबूत किया। तो क्या हम ये समझें कि महात्मा गांधी ने जिन्ना के साथ कोई डील की थी? ये हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इतिहास के पन्ने गवाह देते हैं। और आज जब हम आजाद भारत में हैं और अपनी बातों को रखने का हक रखते हैं और हम अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रयोग कर सकते हैं, तो क्यों ना करें और क्यों ना इस पर बात हो। दोस्तों, 1922 का चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन का अंत, ये बहुत बड़ा कारण बना। हम आपको बता दें कि 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया और 4 फरवरी 1922 को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें गुस्साए आंदोलनकारियों ने एक थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 अंग्रेज पुलिसकर्मी मारे गए। वो पुलिसकर्मी मारे गए जिन्होंने कई हमारे क्रांतिकारियों की हत्या की थी। तो जाहिर सी बात है, उन पुलिसकर्मियों के मारे जाने पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था जो हुआ, क्योंकि वह एक बदला स्वरूप था। हमारे कितने क्रांतिकारी किस छोटी सी उम्र में मारे गए थे। कई तो अपने घर से दूर जाकर लड़ाई कर रहे थे, वो मारे गए थे, जिनका इतिहास के पन्ने में कोई खासा नाम ही नहीं दर्ज है। और इस घटना ने गांधी जी को गहरे सदमे में डाल दिया। अब जरा सोचिए कि 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, ऐसे में गांधी जी गहरे सदमे में चले गए। गांधी का मानना था कि अहिंसक आंदोलन का सहारा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को किसी भी परिस्थिति में हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि क्या बिना हिंसा के दुश्मन को हराया जा सकता है? अगर आप हिंसा नहीं करते हैं, अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं, तो आपके पास एक ही और आखिरी ऑप्शन बचता है, और वो है कि आप दुश्मन के नतमस्तक हो जाइए और जैसी जैसी वो नीतियां बना रहा है उसी की नीति पर आप कॉम्प्रोमाइज हो जाइए। इस घटना के बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन को अचानक समाप्त करने का निर्णय लिया, जिससे कई क्रांतिकारी नेता और कांग्रेस के कई सदस्य असहमत थे। हम आपको बता दें कि दरअसल हम यहाँ पर जब क्रांतिकारी नेता और कांग्रेस के कई सदस्यों की बात कर रहे हैं, तो आज आप उसे जो वर्तमान की कांग्रेस है उसको लेकर मत समझिएगा, क्योंकि उस समय कांग्रेस में कुछ और था। उस समय कांग्रेस में आंदोलनकारी थे। गांधी का मानना था कि अहिंसक आंदोलन का सहारा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को किसी भी परिस्थिति में हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। गांधी के इस निर्णय के कारण कई नेताओं को लगा कि यह स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर करने वाला कदम था।
भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं ने इसे एक अवसर की हानि के रूप में देखा और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि भगत सिंह को फांसी हो गई, महात्मा गांधी देखते रह गए, सुभाष चंद्र बोस गायब हो गए और नेहरू को पता तक नहीं चला, क्योंकि आंदोलन उस समय चरम पर था और ब्रिटिश सरकार दबाव में थी और चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता इसको बहुत बड़े अवसर की हानि के रूप में देख रहे थे, क्योंकि यदि ब्रिटिश सरकार दबाव में थी तो जाहिर सी बात है कि वह इस युद्ध में हारने के कागार पर पहुंच गई थी। लेकिन गांधी के निर्णय के कारण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कुछ समय के लिए ठहराव में आ गया और कई नेताओं ने क्रांतिकारी मार्ग अपनाने का फैसला किया। अब हम आपको बताते हैं खिलाफत आंदोलन का समर्थन कैसे गांधी ने किया। गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, जिसका उद्देश्य तुर्की के खिलाफ की सत्ता बचाना था। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इस्लामीकरण हुआ और सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। अब जरा सोचिए कि क्या उस समय भारत के हिंदुओं के लिए महात्मा गांधी को तनिक प्रेम नहीं था। उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया और इसी खिलाफत के कारण भारत में इस्लामीकरण का फिर से उदय हो गया। गांधी जी ने बार बार जिन्ना और मुस्लिम लीग की मांगों के प्रति नरम रवैया अपनाया। उन्होंने 1947 में पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का सफल समर्थन किया, जबकि उस समय भारत में शरणार्थी खुद संकट में थे। यानी महात्मा गांधी ने खुलेआम मुस्लिम तुष्टीकरण किया और इसे हम किस रूप से देख सकते हैं ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं। यदि आज हमें भारत की किसी भी अदालत द्वारा ये पूछा जाता है कि आप ये स्टोरी क्यों कर रहे हैं, तो हमारा साफ कहना होगा कि क्या हम इतिहास को बदल दें, क्या हम इतिहास की बातों को अपने युवाओं तक ना पहुंचाएं, खासकर 18 वर्ष के युवा जो आजादी को समझ ही नहीं सकते। जैसा उन्हें दिखाया गया है वैसा वो देखते हैं और नेताओं को चुनकर चले आते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी के इस मुस्लिम तुष्टीकरण की कहानी आज तक इस देश में चलती आ रही है। इसीलिए इस देश में जब आज होली मनाई जा रही है तो उस वक्त बहुसंख्यक आबादी को होली मनाने से रोका जा रहा है और जो जुम्मे की नमाज साल में 50 से भी अधिक बार होती है उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए अब हम आपको आगे लिए चलते हैं। गांधी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को रोकने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का विरोध किया और उनके आजाद हिंद फौज के संघर्ष को महत्व ही नहीं दिया। यही वजह था कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी पर चढ़ गए और आज देखिए कांग्रेस पार्टी सुखदेव, राजगुरु को कहाँ याद करती है, कितना याद करती है। कितने सड़कें सुखदेव के नाम पर बनाई गईं, कितने सड़कें राजगुरु के नाम पर बनाई गईं। अगर बनाई भी गईं तो मात्र एक अपवाद ही होगा। जिन्ना और मुस्लिम लीग की भूमिका। मोहम्मद अली जिन्ना प्रारंभ में एक राष्ट्रवादी नेता अपने आप को बताता था, लेकिन 1940 के बाद से उसने मुस्लिम लीग को एक अलगाववादी संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिसका पूरा सहयोग महात्मा गांधी ने किया। 1940 के लाहौर प्रस्ताव में उन्होंने भारत के विभाजन की मांग की, जिसे कांग्रेस ने शुरू में तो
कहने के लिए अस्वीकार किया, लेकिन बाद में इस पर मुहर लगा दी गई। 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सत्ता साझेदारी की संभावना बनी, लेकिन जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 के आह्वान से भयंकर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसमें विभाजन की अनिवार्यता बढ़ गई। नेहरू और गांधी इस पर चुप रहे, जिसके कारण जिन्ना को विभाजन की राह में आगे बढ़ने का सहारा मिला। हम जब यहाँ चुप रहे कह रहे हैं, चुप रहे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या इसको थोड़ा सा और विश्लेषित नहीं किया जाना चाहिए? क्या हम इसको इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि चुप रहने का कारण साफ तौर पर नेहरू और गांधी देश के बंटवारे को बड़े शान से देख रहे थे। नेहरू की कूटनीति और विभाजन की ओर बढ़ते कदम को भी हम डिस्क्राइब करना चाहेंगे। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते थे। 1946 में जब कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया, तो नेहरू ने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि वे स्वतंत्र भारत में किसी भी बाधा को स्वीकार नहीं करेंगे। इस बयान ने जिन्ना को पाकिस्तान की मांग पर और अडिग कर दिया। नेहरू की कुछ गलतियां जो आपको जाननी चाहिए। गलती नंबर 1, नेहरू ने कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर भारत के लिए एक बड़ा स्थायी समस्या बना दिया। नंबर 2, विभाजन की सहमति। पटेल विभाजन के लिए राजी नहीं थे, लेकिन उन्हें मजबूरन राजी किया गया। बताया तो ये भी जाता है कि पटेल बहुत रोए, उनके आंसू बहे, लेकिन यह नेहरू और गांधी को नहीं दिखा। नेहरू और गांधी ने अपनी सहमति से इसको यानी कि विभाजन को स्वीकार कर लिया। नंबर 3, समाजवाद की विफल नीतियां। स्वतंत्रता के बाद नेहरू की समाजवादी आर्थिक नीतियों ने भारत के औद्योगिकरण को धीमा कर दिया। सरदार पटेल की दूरदर्शी और कठोर निर्णय जो आज कांग्रेस बता ही नहीं पाई। वल्लभ भाई पटेल भारतीय राजनीति में सबसे व्यवहारिक और दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने हमेशा एक मजबूत और अखंड भारत की वकालत की। विभाजन के समय पटेल ने यह स्वीकार किया कि यदि भारत का विभाजन नहीं किया गया तो निरंतर सांप्रदायिक दंगे देश को कमजोर कर देंगे। उन्होंने नेहरू और गांधी को विभाजन को स्वीकार करने के लिए वो तैयार हो गए। और ये बात जब उन्होंने कही, जब बात उन्होंने पब्लिकली कही, उसके बाद सरदार पटेल बहुत रोए, क्योंकि जिस इस्लामीकरण की नींव नेहरू और गांधी ने रख दी थी, जिस दंगे की नींव नेहरू और गांधी ने रख दी थी, उससे देश को जलते हुए सरदार पटेल नहीं देख सकते थे। आजादी के बाद पटेल ने 565 रियासतों के भारत में विलय की ऐतिहासिक प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उनके प्रयासों से ही हैदराबाद और जूनागढ़ जैसी रियासतों को भारत में शामिल किया गया। यदि उन्हें पहले प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिलता तो शायद विभाजन की स्थिति टल सकती थी। विभाजन और परिणाम। 14 से 15 अगस्त 1947 की रात भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों में विभाजित हो गए। विभाजन के दौरान भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग बेघर हो गए। महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता की अपील की, लेकिन उनकी नीतियां विभाजन को रोकने में असफल रहीं।
सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन नेहरू के कश्मीरी नीति के कारण पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव जारी रहा, जिसका प्रभाव आज भी देखा जाता है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो यदि कुछ निर्णय अलग होते तो शायद भारत का विभाजन टल सकता था, और इसके पीछे नेहरू और गांधी ही थे, जिन्हें आज हम नेहरू चाचा और एक को राष्ट्रपिता कहते हैं। यह इतिहास हमें यह सिखाता है कि राजनीति में दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, जिससे राष्ट्र की अखंडता बनी रहती है। दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो इसे आप अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे नंबर 9717458653 पर हमें अधिक से अधिक धनराशि देकर प्रोत्साहित करें। कुछ नहीं तो 50 रुपए ही सही, 10 रुपए ही सही हमें दें, जिससे कि हम इस तरह के स्क्रिप्ट इतिहास से खंगाल कर लेकर आएं और आज अब आपके सामने खुलेआम रख सकें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। वीडियो एडिटर श्वेता के साथ सौरभ मिश्रा, ओनली न्यूज 24x7 टीम, दिल्ली।